और वहीं बीजेपी नीतीश कुमार के महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने को बिहार की जनता के साथ विश्वासघात बता रही है और इसके खिलाफ आज बीजेपी धरना प्रदर्शन करेगी। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर महाधरना का आयोजन किया गया है और इस महाधरने में राज्य के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इसके अलावा 12 अगस्त को जिलों में और 13 अगस्त को प्रखंड मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ता महाधरना देंगे। इधर बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने जितना सम्मान दिया उतना सम्मान कभी उनको राजद कांग्रेस में नहीं मिल सकता है। आप अगर 96 से लेकर आज तक देखिए, चाहे अटल जी की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की सरकार, तो बीजेपी ने जो उनको सम्मान दिया है और उस सम्मान के साथ जिस प्रकार से उन्होंने धोखा दिया है, वो कह रहे कि हमारी पार्टी को तोड़ा जा रहा था। तो भाई हमको तो सरकार बनाने की 40 विधायक चाहिए। उनके पार्टी को अगर तोड़ भी देती बीजेपी तो सरकार क्या बन सकती थी, और हम क्यों तोड़ेंगे भाई। हमारे जब उनके 44-45 विधायक थे तब हमने उनको मुख्यमंत्री स्वीकार किया। तो अगर हम चाहते तो उसी समय कुछ कर सकते थे, लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी भी अपने किसी सहयोगी को धोखा नहीं दिया। हम लोगों ने उन्हीं लोगों को तोड़ा जिन लोगों ने हम लोगों को धोखा दिया। शर्मिंदा होने के लिए इससे दूसरा कोई गोएबल्स की थ्योरी वो नहीं दे सकते। मुंह छुपाने के लिए राजनीतिक दृष्टि से इनके पास कोई शब्द नहीं है। ये न चिराग फार्मूला है न आरसीपी फार्मूला है, ये प्रधानमंत्री का महत्वाकांक्षा फार्मूला है। रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। और नीतीश कुमार किसी के बयान नहीं, किसी के एजेंडा नहीं, उनका अपना एजेंडा है मन में प्रधानमंत्री बनने का, और इसीलिए वो तेजस्वी के साथ। नीतीश जी को बड़ा नेता भाजपा ने अपने कंधों पर बनाया। अटल जी ने रेल मंत्री, कृषि मंत्री, बिहार के 2000 में मुख्यमंत्री, 2005 में जदयू के नेताओं के विरोध के बावजूद भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया। 10 साल अच्छा काम हुआ। 14 में छोड़ दिया, 13 में मोदी के साथ नहीं चलेंगे, फिर वापस आ गए। 17 में कहा कि जवाब दें भ्रष्टाचार का, तेजस्वी नहीं दिया, आप फिर चले गए। नीतीश जी क्या है, आप भ्रष्टाचार गठबंधन में आप फिर चले गए। तो बिहार की जनता दुखित है, आक्रोशित है। तो बिहार की राजनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। हेमंत जी, यहाँ पर हमने अभी गिरिराज सिंह का बयान सुना जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है, जिसके बाद जो है उन्होंने कदम उठाया। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार क्या एक पीएम मटेरियल जिसे कहते हैं वो नजर आ रहे हैं, और क्या विपक्ष उनके नाम पर वो एक चेहरा हो सकते हैं विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर? क्या लग रहा है आपको? देखिए रिया जी, वैसे तो अभी इसमें 2 साल का समय है, लेकिन अगर आप परिस्थितियों को देखें, जिस तरीके से भाजपा ने अपने सभी विरोधियों को नेस्तनाबूद किया है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के जो मंत्री थे उनके यहाँ 50 करोड़ रुपए की बरामदगी की बात हो, शरद पवार हो, जितने भी जो संभावित जो चैलेंजर्स हो सकते थे नरेंद्र मोदी के लिए, वो सारे सीबीआई या ईडी के नेट में हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसे में जो ये परिस्थिति बनी है, आप देखिए नीतीश कुमार की कला का कोई जोड़ है क्या? पिछले जो अगर आप 6 साल में देखें तो बीजेपी ने 7 स्टेट्स के अंदर सरकारें तोड़ने की कोशिश की और 4 में वो सफल भी हुए जयज। लेकिन गजब देखिए कि 9 साल में जो नीतीश कुमार उन्होंने बीजेपी को दूसरी बार झटका दिया, और ऐसा झटका दिया कि उनको उभरने में समय लगेगा। तो जो आज की जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, इसमें जो क्वालिफिकेशंस है, पॉजिटिव क्वालिफिकेशन तो नहीं है नीतीश कुमार की, लेकिन जो वक्त काल और परिस्थितियां हैं, जिस तरह के हालात हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए किस तरह का एक गठजोड़ बनेगा, क्या स्थितियां होंगी, क्या संख्या बल होगा, वो एक पक्ष अलग है। लेकिन जिस तरीके से उनकी सीनियरिटी आ गई चीफ मिनिस्टर्स के बीच में, आज 8वीं बार शपथ ले रहे हैं, रिकॉर्ड है। समय बेशक थोड़ा है, लगभग 20 साल का समय है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने, उनकी देखिए कम्युनिटी की वोट बिहार में केवल 4% है जया जी। उससे आप कोई पार्षद भी नहीं जिता सकते अगर आप पूरी स्टेट की बात करें तो, और वो मुख्यमंत्री है इतने लंबे समय से। तो कहीं ना कहीं तो उनके अंदर कोई कला है ना। और बीजेपी ने जितने भी अपने एलाइज हैं, किसी को येन केन प्रकरण कहीं कहीं फंसाया है सीबीआई में या ईडी में, वो आज तक बीजेपी के उस चंगुल में भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके की क्वालिफिकेशंस आज चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए या आगे बढ़ने के लिए, गिरिराज जी कह रहे हैं कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है।
मैं पूछता हूं क्या महत्वाकांक्षा होना बुरी बात है? और जिस तरीके के स्टैंडर्ड्स बीजेपी ने सेट किए पिछले 6 साल में, 7 सरकारें तोड़ने की कोशिश की, 4 तोड़ भी दी, डेमोक्रेटली इलेक्टेड, ये किस मुंह से नैतिकता की बात कर रहे हैं? ये किस मुंह से संविधान की बात कर रहे हैं? किस मुंह से ये विरोध की बात कर रहे हैं? देश की सियासत के लिए ये जो मौका प्रस्ती है जया जी, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी की कला देखिए आप, कि पहले महागठबंधन बनाया और बीजेपी गोदी में जा बैठे। अब बीजेपी के साथ चुनाव लड़ा, सीटें थोड़ी आई, फिर भी सीएम बने, नहीं बात बनी तो जाके अपने भतीजे के पास चले गए। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, जो आज प्रधानमंत्री पद के लिए जो दुर्भाग्य से जो अयोग्यताएं थी वो आज योग्यता है, उसमें वो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फिट बैठते हैं। समय अभी लंबा है, 2 साल का समय अभी लंबा है। और क्या विपक्ष के तमाम और नेता भी हैं, कई बड़े चेहरे हैं, क्या उनकी महत्वाकांक्षाएं नीतीश कुमार से टकराएंगी या नहीं, ये भी देखना होगा। और दूसरा यहाँ पर हेमंत जी, ये भी समझने वाली बात है, कल हमने ये भी सुना था कि तेजस्वी यादव जब राज्यपाल से मुलाकात कर ली थी नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि पूरे उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में इतने वरिष्ठ नेता और एक्सपीरियंस नेता नहीं है। नीतीश कुमार की तारीफ भी कर रहे थे। आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अब जबकि 2017 में ये गठबंधन पहले टूट चुका है, क्या कुछ उस पुरानी गलतियों से सबक सीखेगी जो नया गठबंधन, अब महागठबंधन 2 जिसे कह सकते हैं, वो बनने जा रहा है? और तेजस्वी यादव क्या एक परिपक्व नेता के रूप में अब उभर कर आएंगे बतौर युवा नेता? उनका पूरा आकलन कैसे करेंगे आप इस परिस्थिति में? देखिए जया जी, पिछली बार जब जो परिस्थितियां थी उसमें ना तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी आरजेडी, और लालू जी का भी कहीं ना कहीं वर्दहस्त बड़ा एक्टिवली रहता था, बेशक वो जेल में थे। लेकिन जब लालू जी लगातार तबीयत खराब रही और रहा, उसके बावजूद अकेले दम पर संघर्ष करके तेजस्वी ने बीजेपी जैसी माइटी पार्टी को पीछे छोड़ते हुए जिस तरीके से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार के अंदर बनाई, और इस वक्त के दौरान में उनको तजुर्बा भी हुआ। तजुर्बा क्या हुआ है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और नीतीश जैसे नेता के साथ, देखिए नीतीश का कमाल देखिए कि पिछली बार जब बीजेपी से अलायंस तोड़ के आए तब उन्होंने चू नहीं किया, कोई कारण नहीं बताया। जब इनसे अपने तेजस्वी से अलायंस तोड़ा तब कोई कारण नहीं बताया। कल भी वो कुछ नहीं बोले हैं और लोग बोल रहे हैं। तो नीतीश के दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। और दूसरी बात हेमंत जी ये भी है, जो बार बार सवाल उठ रहा था कि भाई आरसीपी फैक्टर कहा जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि कुछ केंद्र के जो मंत्री हैं वो विधायकों को, जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे कुछ सबूत हैं, ऐसे कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग है। वो कल से आज तक इतना वक्त बीत गया है, एनडीए से नाता तोड़ लिया गया है, लेकिन वो अभी तक सबूत सामने नहीं आए हैं। नहीं, देखिए नीतीश कुमार बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनको ऐसे नहीं करेंगे। वो 4 से 6 के बीच में ऑडियो रिकॉर्डिंग से जब कोई वक्त आएगा ना, माकूल समय जब आएगा, जब बीजेपी कहीं ना कहीं ईमानदारी की बात करेगी, सिद्धांतों की बात करेगी, या ऑल आउट ऑफेंसिव होगी, तब वो उसको एक इवेंट के तौर पे लॉन्च करेंगे उन ऑडियोज को। 4 से 6 ऑडियो ऐसी हैं जया जी, जिसमें ओपनली जो जेडीयू के विधायक हैं उनको ना केवल पैसा बल्कि मंत्री पद की ऑफर भी दी जा रही है, और उसमें सीनियर लोग इन्वॉल्व हैं जो हमें जानकारी है। तो अब उसको नीतीश जी ऐसे ही नहीं खेल देंगे। अब तो उन्होंने पासा पलटना था, पलट दिया। अब वो माकूल समय का इंतजार करेंगे, और जैसे ही कभी फायरिंग लाइन में बीजेपी की में आएंगे तब वो उनके कारनामों को बाहर निकालते हुए उसको बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। ये है जया जी जी। दूसरा, ये जो घटनाक्रम इस वक्त घटा है बिहार की राजनीति में, जो तमाम विपक्षी दल, हमने देखा था किस तरह से राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था, उम्मीदवार में जो विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता हैं, सांसद है, उन्होंने जो है क्रॉस वोटिंग भी की थी। एक मत कहीं ना कहीं विपक्ष में नजर नहीं आया था। क्या ये जो घटनाक्रम हुआ है वो एक उम्मीद की किरण होगी 2024 के लिए, विपक्ष के लिए? नहीं, निश्चित तौर पे जया जी, जो बिहार की जो परिस्थितियां हैं, अगर नीतीश और तेजस्वी इसको ठीक ठाक चला पाते हैं अगले 29 महीने तक, तो बीजेपी को बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। आप पूछेंगे कैसे? बिहार के अंदर लोकसभा की 40 सीटें जी, और हिंदी भाषी इलाका है, और बिहार का बहुत बड़ा असर यूपी पे भी पड़ता है, एडजेसेंट एरियाज पे भी पड़ता है। बिहार का जो पब्लिक है वो बहुत ही मैच्योर माना जाता है पॉलिटिकली। पिछली बार जैसे ही नीतीश का गठबंधन बीजेपी के साथ था, आप देखिए 40 में से 39 सीट उनकी आई, तो उसमें से पासवान की पार्टी भी ऑफकोर्स थी। लेकिन जो इस बार जो स्थिति है वो देखिए, आपके माइनस बीजेपी सारे इकट्ठे हो गए बिहार में। तो ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है। बिहार में बीजेपी अपने दम पर कभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की ताकत अभी तक नहीं हुई है, और यही मजबूरी थी जिसके कारण उनको 45 सीट वाले नीतीश को समर्थन देना पड़ा। इसकी निश्चित तौर पर बीजेपी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है 2024 का, उस पर निश्चित तौर पर असर पड़ेगा,
और इसीलिए आपने देखा होगा कल जैसे ही सरकार गिरी है, अमित शाह उड़ीसा पहुंच गए हैं और वहां पर वो पहुंच गए सरकार बनाने के हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करने, और जो आदिवासी बेल्ट है उनको एड्रेस करने के लिए द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। तो बीजेपी की प्लान बी, प्लान सी सारी एक्शन में आप बहुत जल्दी दिखाई देगी। जी बिल्कुल। तो यहाँ प्लान ए अगर बीजेपी का काम नहीं आया तो प्लान बी पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है, काम करना शुरू हो चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। यहाँ पर आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की राजनीति क्या कुछ करवट ले रही है और आगे वाले वक्त में क्या कुछ भविष्य बिहार की जनता के लिए रहेगा, इस पर लगातार आपसे हम चर्चा करेंगे।